गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी हमारा पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 में दिस इज़ अवर यूनिट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। और पर्सनल मैनेजमेंट में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोजीशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिक्रूटमेंट एंड इन द लेक्चर नंबर 31। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 31 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर। और ये हमारी वेबसाइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एंड बीपीएससी एग्जामिनेशंस एंड ऑल्सो फॉर द यूपीएससी। और इसके अलावा अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल में भी इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर आप इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारा जो PDF है और स्टडी मटेरियल है वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द रिक्रूटमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट। और अगर हम इस वर्ड रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम सभी इस वर्ड से थोड़ा बहुत अवेयर होते हैं कि व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट ऑल अबाउट। कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट्स को इंडक्ट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको चूज़ करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनको जब हम रिक्रूट करते हैं, यानी कि जब उनको सेलेक्ट करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिक्रूटमेंट। यानी कि हमें लोगों को चूज़ करना है, उन्हें सेलेक्ट करना है एज़ पर द क्वालिफिकेशन, एज़ पर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। और फिर जब हम उनको उनकी पोजिशन पे डेप्यूटेशन देते हैं देन दिस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। ठीक है, so recruitment is a process which is of vital importance to the administrative system as it determines the quality of the public service. So but obviously क्योंकि हमारी जो public service की जो quality है वो डिपेंड करती है उन लोगों के ऊपर जो हमारी उस public service को उसको कर रहे हैं। ठीक है, people who are functioning those service, so it entirely depends on the people who are functioning those service, who are holding those positions। तो वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उस पोजीशन को की फंक्शनिंग को पूरा तरीके से संभाल रहे हैं, तो उनका बेस्ट होना, इन द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कौन सा पर्सन जो कि इन द बेस्ट कैपेसिटी अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, ये जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है दैट द राइट पर्सन इज़ होल्डिंग द राइट काइंड ऑफ द पोजीशन। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। ठीक है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, पब्लिक डिपार्टमेंट हमारा काम करता है, तो उसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं हमारे, इनका जो सिलेक्शन है, इनका कौन सी पोजीशन को होल्ड करना है, ये पूरा हमारा डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट पे। यानी कि रिक्रूटमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द personnel of the persons to a particular position। ठीक है, it constitute an essential element as it contributes to the nation's future। और क्योंकि जो हमारा ये सिविल सर्विसेज है, हमारे जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ये हमारे नेशन की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उसका फॉर्मुलेशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है एंड ऑल्सो दे इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। ठीक है, सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हमारे ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होते हैं, हमारे सिविल सर्विसेज के हाथ में होती है। इसीलिए उनका जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही बंदों को लेकर के आएँ जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन हो, नेसेसरी एक्सपर्टीज़ हो, ताकि वो अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करेंगे उसी हिसाब से हमारे नेशन का फ्यूचर उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे नेशन का जो फ्यूचर है वो हमारे सिविल सर्वेंट्स पे, हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारा का सारा कामकाज वही लोग देखते हैं। ठीक है, उनके फंक्शनिंग के ऊपर, उनके काम को करने के तरीक़ों पे ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए उनका सही ढंग से, सही तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और कौन सा बंदा है जो वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बात उससे इंश्योर होगी कि हम सही लोगों को वहाँ पे लेकर के आएँ। और हम तभी सही लोगों को वहाँ पे लेकर आएंगे जब हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो सही होगा और इम्पार्शियल होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर कहें इट इज़ द वाइटल स्टेप, वाइटल इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द सेटअप। ठीक है, अ साउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज़ द की टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विस एंड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर। कि अगर हमारी एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, अगर हम एक सही रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं
then it is the key to strong public service. Then obviously it is the key to strong public service, क्योंकि अगर हम सही लोगों को ले रहे हैं, एक इम्पार्शियल तरीके से ले रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल ही, यानी कि द पीपल हु आर बेस्ट इन द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी, अगर वो अपनी एक पोजीशन पे आते हैं तो वो सही ढंग से काम कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी पब्लिक सर्विस के लिए, एंड इट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर। और इसीलिए जो रिक्रूटमेंट है हमारा, इट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर, कि हमारा जितना भी पब्लिक पर्सनल का जितना भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसका ये कॉर्नरस्टोन यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? रिक्रूटमेंट हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके थ्रू हम उन लोगों को चूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर पोजीशन हमारे सिविल सर्विसेज में आने के लिए एकदम एलिजिबल होते हैं, इन द बेस्ट कैपेसिटी होते हैं, और अगर वो उस पोजीशन पर आएंगे एंड दे हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपर्टीज़, तो वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। और अगर वो सही ढंग से काम करेंगे, सही पॉलिसीज़ को बनाएंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे इन द एंड हमारे नेशन का और हमारी सोसाइटी का ही बेटर होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट स्टैंड्स फॉर सर्च फॉर द पावर पर्सनल टू परफॉर्म द प्रॉपर पर्सनल टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर द सर्च फॉर द प्रॉपर पर्सनल टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कि रिक्रूटमेंट बेसिकली हमारा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर कैंडिडेट को, एक प्रॉपर बंदे को हम उसको ढूंढते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको चूज़ करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक सर्विस का काम करने के लिए, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस टू सर्च फॉर द प्रॉपर पर्सनल टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने के लिए जो हमें पब्लिक ऑफिशियल्स चाहिए, जो लोग हमें चाहिए, उनको सिलेक्ट करने का, उनको चूज़ करने का जो हमारा प्रोसेस है वो रिक्रूटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में हम जिन भी टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, देन वी आर टेकिंग दीज टॉपिक्स बेयरिंग इन माइंड द ऑल इंडिया सर्विसेज और या फिर सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं सिविल सर्वेंट्स का, तो हमारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सके, और ये जो हमारे रिक्रूटमेंट का तरीका हो बहुत ही फेयर हो, बहुत ही इम्पार्शियल हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। So J.D. Kingley said public recruitment may be defined as that process through which suitable candidates are induced to compete for appointments to the public service. तो J.D. किंगले का ये कहना था कि अगर हम बात करते हैं पब्लिक रिक्रूटमेंट की, पब्लिक रिक्रूटमेंट का मतलब है पब्लिक ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट की, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट की, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे प्रोसेस से जिसके थ्रू हम सूटेबल कैंडिडेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, उन्हें इंड्यूस कर सकते हैं टू कॉम्पीट फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द पब्लिक सर्विस, जहाँ पे हम सूटेबल कैंडिडेट्स को इंड्यूस कर सकते हैं कि वो कंपटीशन के थ्रू पब्लिक सर्विस में अपना अपॉइंटमेंट इंश्योर करें, ठीक है। इट इज़ दिस पार्ट ऑफ मोर इंक्लूसिव प्रोसेस सिलेक्शन विच ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। और इसीलिए जो पार्ट है बहुत ही इंक्लूसिव प्रोसेस है सिलेक्शन का, जिसमें हमारा एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो देखिए J.D. किंगले ने क्या कहा। J.D. किंगले ने बेसिकली ये कहा कि जो हमारा पब्लिक रिक्रूटमेंट है, यानी कि पब्लिक सर्विस का रिक्रूटमेंट है, इसे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे प्रोसेस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में अप्लाई करने के लिए क्या सूटेबल कैंडिडेट होता है? आपकी पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी मोर देन 32 ईयर्स ऑफ द एज। आपके कुछ अटैम्प्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको फॉलो करने चाहिए। आप कहाँ के डोमिसाइल हैं, सिटीजनशिप आपकी मैटर करती है, नेशनैलिटी मैटर करती है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यू शुड बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपकी एज की है, एज का एक क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। जो लोग फीमेल होते हैं या फिर SC ST या OBC कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो फ़ीस होता है वो भी निल होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अलग अलग कुछ क्राइटेरियाज हमारे होते हैं जिनके थ्रू हम सूटेबल कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं कॉम्पीट करने के लिए पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। कि अगर उन्हें पब्लिक सर्विस में, अगर उन्हें इंडिया के सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट चाहिए तो फिर आपको उस कंपटीशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट दे आर डूइंग,
they are doing through the recruitment that they are inducing the competitiveness among the suitable candidates, कि जितने भी suitable candidates हैं, जितने भी वो eligible candidates हैं सिविल सर्विसेज पे एग्ज़ाम में आने के लिए, उन सब के बीच में वो एक कंपटीशन को इंड्यूस करते हैं ताकि वो लोग पब्लिक सर्विस में अपना अपॉइंटमेंट करा सकें, ठीक है। इट इज़ दिस पार्ट ऑफ मोर इंक्लूसिव प्रोसेस सिलेक्शन विच ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। और इसीलिए जो पार्ट है बहुत ही इंक्लूसिव प्रोसेस है सिलेक्शन का, और इसमें हमारा एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्लूड होता है। यानी कि जब हम इसमें लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन लिया जाता है, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, फिर हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू का एग्जामिनेशन होता है। और अगर जो यूपीएससी आपके बाकी की ऊंची की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशंस निकालती है जिसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स को भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी वहाँ पे लगता है। एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर रिजर्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो जेडी किंगले ने ये कहा था कि जो हमारा पब्लिक रिक्रूटमेंट है हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एक ऐसे प्रोसेस से जिसके थ्रू हम सूटेबल कैंडिडेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, उन्हें इंड्यूस कर सकते हैं कॉम्पीट करने के लिए पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ दिस पार्ट ऑफ द मोर इंक्लूसिव प्रोसेस सिलेक्शन। तो बहुत एक इंक्लूसिव प्रोसेस हो जाता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है जब हम सबको मिला जुला के चलते हैं, ठीक है। तो एक इंक्लूसिव प्रोसेस सिलेक्शन हो जाता है जो कि हमारा एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन के थ्रू होके गुजरता है, ओके। नाउ रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द कोर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट प्रोसेस। कि जो रिक्रूटमेंट है हमारा, ये हमारा पहला स्टेप है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में, और ये इट इज़ रिगार्डेड एज द कोर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट प्रोसेस। कि जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसका कोर कहा जाता है रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट हमारा सबसे पहला स्टेप आता है पर्सनल मैनेजमेंट पे। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल माने वो लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ कॉल्ड द पर्सनल। तो वो पर्सनल का जो हमारा ये पर्सनल मैनेजमेंट है उनको मैनेज करना है। इस पूरे मैनेजमेंट में जो पहला स्टेप आता है वो आता है रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनका मैनेजमेंट तो तब करेंगे ना जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा पहला स्टेप होता है, और नॉट ओनली इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बट ऑल्सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप है और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पर्सनल मैनेजमेंट प्रोसेस का। क्या? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट है क्या? रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सूटेबल कैंडिडेट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए या फिर पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं ताकि एप्ट कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट जो है, जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को और रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, दे कैन कम एंड बी सिलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। Now, the credit for developing a scientific system of recruitment for the first time goes to China, where recruitment through the competitive exams was introduced in the 2nd century, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कहाँ से हमारा ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है ये शुरू हुआ, तो जो 2nd सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये चाइना में हुआ था, ठीक है। सो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ पे उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया। उन्होंने ये कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को के थ्रू ही अपने सिविल सर्वेंट्स को, अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो इन द 2nd सेंचुरी वो चाइना ही पहली कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ इंट्रोड्यूस की कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के थ्रू ही वो अपने पब्लिक ऑफिशियल्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये चाइना से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 2nd सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जिसने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराया रिक्रूटमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। Now in India the merit system was introduced in 1853। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये सिस्टम है, और ब्रिटेन में भी ये 1853 से ही लागू में था, ठीक है। तो 1853 वो एरा था जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश कॉलोनियल का राज था, ठीक है। वी वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटेन में और इंडिया में दोनों जगह पे ही 1853 के थ्रू ही जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो भी आपने देखा होगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज के भी ICS के जो पेपर्स होते थे
वो कंडक्ट कराए जाते थे। पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स रख दिए गए थे जिसके थ्रू दे कुड बार इंडियंस, लेकिन जब हमारे बाकी के चार्टर एक्ट्स आए, आई थिंक दैट थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, हाँ थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद से ही हमारे जो इंडियंस थे दे बिकम एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो उसके बाद से हमारे जो इंडियंस थे वो भी एलिजिबल हो गए थे, ऑल्दो एज काफ़ी कम थी, बिकॉज शायद 19 ईयर्स की एज थी, 19 या 20 ईयर्स तक की, जिसमें उन लोगों को कॉम्पिटिटिव के लिए होना था, मतलब इतनी एज तक का ही होना था टू टेक पार्ट इन द इंडियन सिविल सर्विसेज दोस टाइम। एंड ऑल्सो दे हैड टू गो टू लंडन टू पार्टिसिपेट इन दैन एग्जामिनेशन, कि होता तो इंडियन सिविल सर्विस था, यानी कि इंडिया में जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उसके लिए होता था, लेकिन उन्हें लंदन में जाके एग्ज़ाम देना होता था। पहले जो एज थी वो शायद 19 थी, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज में और लैटिन लैंग्वेज में अपना पेपर देना होता था। लेकिन उसमें भी जो काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियंस थे वो काफ़ी आगे आए थे। And I think the first Indian was the Surendranath Banerjee. He was the first person who qualified the ICS examination. और सुभाष चंद्र बोस ने भी ICS examination qualify किया था. And also he was the person who scored the highest marks in English. ठीक है, तो बीइंग इन इंडियन उन्होंने इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। इंडियन ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन दैट एरा। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू दिस टाइम अगर हम बात करते हैं तो 1853 के टाइम से ही, क्योंकि तब हमारा चार्टर एक्ट आ गया था, तो उसके थ्रू इंडियंस मतलब जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है इट वाज आल्सो थ्रोन ओपन टू द इंडियंस। ठीक है, फिर तो उतने टाइम से ब्रिटेन में, इंडिया में भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू लोगों को रिक्रूट करने का प्रोसेस चालू हो चुका था। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले हमारा हुआ था चाइना में। ठीक है, नाउ अदर कंट्रीज आल्सो हैव द सिस्टम ऑफ रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, और बाकी कंट्रीज़ के भी अपने अपने सिस्टम है अपने सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने का। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे आई थिंक ये हर जगह ऑलरेडी प्रेवलेंट है। इंडिया में तो है ही है, ब्रिटेन में भी है, चाइना में भी है, साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसका एक लेवल होता है टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एंड मे बी इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव और सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देते हैं, बिकॉज दे ऑल आर वेरी गुड। नाउ द मेरिट सिस्टम की हम बात करते हैं कि हम रिक्रूटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो रिक्रूटमेंट करने के भी दो तरीके हैं। पहला आता है मेरिट सिस्टम, तो मेरिट सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं स्पॉइल सिस्टम। ठीक है, तो पहले मेरिट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्पॉइल सिस्टम को देखते हैं। तो मेरिट सिस्टम में क्या होता है? अ मेरिट सिस्टम इन द मॉडर्न गवर्नमेंट मीन्स अ पर्सनल सिस्टम इन विच अ कंपैरेटिव मेरिट और अचीवमेंट गवर्न्स ईच इंडिविजुअल सिलेक्शन and progress in service, in which the condition and rewards of the performance contribute to competency and continuity of the service। तो जब मेरिट सिस्टम की बात करते हैं तो मेरिट का क्या मतलब होता है? मेरिट का मतलब होता है वो लोग जो अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से ऊपर हैं बाकी कैंडिडेट से। ठीक है, उसे हम मेरिट कहते हैं। तो जब भी कोई एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो उसकी फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट में हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए 350 पोस्ट हैं और मेंस के लिए बुलाया गया था लगभग 1000 बच्चों को, तो उसके बाद वो रैंक के हिसाब से एक लिस्ट तैयार करते हैं। उस लिस्ट में जो टॉप 350 पीपल होते हैं, जो टॉप 350 रैंक होल्डर्स होते हैं, उन लोगों को हम मेरिट बेस पे, यानी कि क्योंकि वो उस रैंक पे ऊपर आते हैं, मेरिट बेस पे होते हैं, तो उनका वहाँ पे मेरिट बेस के हिसाब से सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेरिट सिस्टम अगर हम मॉडर्न गवर्नमेंट में बात करें तो वो पर्सनल सिस्टम है जहाँ पे कंपैरेटिव मेरिट या फिर अचीवमेंट के, अगर आपने बाकी लोगों से ज़्यादा अचीव कर रखा है, अगर आपके नंबर बाकी लोगों से ज़्यादा आए हैं हर एक इंडिविजुअल का, तो फिर वो गवर्न करता है आपके इंडिविजुअल सिलेक्शन के प्रोसेस को। ठीक है, एंड प्रोग्रेस इन सर्विस ऑल्सो, कि ये जो हमारा मेरिट सिस्टम है ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ही फॉलो नहीं करता है, उसी प्रोसेस में फॉलो नहीं करता है कि जब आपके नंबर हैं, आपके मार्क्स हैं, या फिर आपके जो क्वालिफिकेशन की वजह से जो आपकी टोटलिटी के नंबर हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा आते हैं, बट ऑल्सो जब आपके प्रमोशन होता है, जब आप डिपार्टमेंट के अंदर चले जाते हो और आप प्रमोशन बेसिस पे जाते हो, तो वो भी चीज़ आपकी होती है। वहाँ पे भी आपको मेरिट के हिसाब से कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन से एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज़ है आपके पास, जिसकी वजह से आपको दूसरे लोगों से ऊपर रखा जाएगा, आपके नंबर या फिर आपकी प्रायोरिटी दूसरे लोगों से ऊपर हो जाती है। ठीक है,
तो वो हमारा मेरिट सिस्टम कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस दे कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। और इस हिसाब से जो आपका कंडीशन और रिवॉर्ड्स हैं आपके परफॉर्मेंस के, वो आपका कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी में और आपकी सर्विस की कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? बेसिकली मेरिट बेस्ड सिस्टम हमारा वो होता है जहाँ पे जो हमारी क्वालिफिकेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, या फिर अगर कोई एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें जो हमारे नंबर हैं वो हमारे बाकी के कैंडिडेट से ज़्यादा हों। और अगर हम डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन की भी बात करते हैं तो उस प्रमोशन बेसिस में भी हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है या फिर हमारा अब तक का जितना भी काम रहा है, हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा रहा हो, कि हमारी जो सर्विस थी इट वाज वेरी कॉम्पिटेंट एंड इट वाज एन एग्जेम्पलरी टास्क, कि हमने कुछ ऐसे काम किए जो बाकी के कैंडिडेट्स नहीं कर पाए, इसलिए हमें प्रमोशन के लिए पहले वैल्यू मिलेगी, पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये हो गया हमारा मेरिट सिस्टम, ठीक है। द एंट्रेंस एंड प्रमोशन ऑफ ए मेरिट सिस्टम इज जनरली फाउंडेड अपॉन द ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, की जो हमारा एंट्रेंस और प्रमोशन है मेरिट सिस्टम का, वो जनरली हमारा फाउंडेड किस पे है? ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर, कि हम एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कराते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो हमारी जो गवर्निंग अथॉरिटी है सिविल सर्विसेज की इंडिया में, वो है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देन इट इज़ द रूलिंग एंड द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज, जो हमारा एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। एंड फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड रिक्रूटिंग अथॉरिटी इस कमीशन मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एनी इंडिविजुअल, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक पर्टिकुलर रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है। जब हम सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते हैं टू रिक्रूट द पीपल ऑन द मेरिट बेस्ड सिस्टम। मेरिट बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जिन बच्चों के नंबर बाकी बच्चों से ज़्यादा आते हैं उन पर्टिकुलर रैंक ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनका मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाता है, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, फिर एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती है और फिर जो उसमें टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बहुत ही जो हमारा पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जितना भी सिस्टम है, इट हैज़ टू बी वेरी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इम्पार्शियल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किसी इंडिविजुअल को अनड्यू फेवर्स देगा, या फिर अगर उस किसी इंसान का एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई एलिजियंस है तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा एग्जामिनेशन या फिर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो हर एक कैंडिडेट के लिए इक्वल होगा और हर एक कैंडिडेट को इक्वल चांस मिलता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको परफॉर्म करने का और उस बेसिस के ऊपर आपका सिविल सर्विसेज में आने का, ठीक है। तो ये किसी कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है। फाइन, now that's why the civil servants remain neutral towards the politics as they have no allegiance towards a political party। और यही वजह है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं हमारी कंट्री के, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से जो है एलिजियंस नहीं रखते हैं, मतलब फेवर नहीं करते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। दे रिमेन न्यूट्रल थ्रू आउट देयर सर्विस, कि जब तक भी उनकी सर्विस रहेगी तब तक उनको न्यूट्रल रहना होता है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना कोई भी बहुत ज़्यादा फेवर या फिर बहुत ज़्यादा अपनी क्लोजनेस जाहिर नहीं करते हैं, ना ही वो कर सकते हैं, बिकॉज जो उनकी फर्स्ट लॉयल्टी आती है इट इज़ टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, ठीक है। अपनी पोजीशन की प्रति, अपनी पोजीशन, अपनी रैंक, या फिर आप कह लीजिए कि अपने सिविल सर्विसेज के प्रति उनकी पहली लॉयल्टी आती है। किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पार्टी की तरफ उनकी लॉयल्टी नहीं होती है, बल्कि अपने काम के लिए होती है, ठीक है। और क्योंकि उनके सिलेक्शन में, उनके रिक्रूटमेंट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं होता है, इसलिए और भी वो हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टी से न्यूट्रल रहते हैं। और इसलिए भी क्योंकि उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में होता है, ठीक है। सो फाइनली दे हैव टू सर्व द पब्लिक, दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल। तो उनका जो पहला अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी इट इज़ टुवर्ड्स द पीपल, नॉट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। और इसीलिए उनकी पोजीशन को बहुत ही इम्पार्शियल बनाए रखने के लिए जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इट इज़ डन थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको प्रेशर करके अपना काम कराना चाहे, एंड इफ दैट पर्सन इज़ नॉट एबल
टू गिव द अनड्यू फेवर्स टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और अ पॉलिटिकल पर्सन, तो उसको हटाना अपने पद से इतना आसान नहीं है। वाई? बिकॉज दे आर अपॉइंटेड थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, देन इन द केस ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज द सिविल सर्वेंट्स दे आर अपॉइंटेड थ्रू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और ये किया जाता है उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर से बचाने के लिए या फिर उनके एलिजियंस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखने के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनसे अनड्यू फेवर्स ना ले सके, उनसे काम ना करा सके और ना ही उनके ऐसा ना करने पर उनको उनकी पोजीशन से हटाने की धमकी दे सके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे मेरिट सिस्टम की। मेरिट सिस्टम में क्या होता है कि जो आजकल के हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट सिस्टम है वो हमारे पर्सनल मैनेजमेंट में लोगों को रिक्रूट करते हैं थ्रू द मेरिट सिस्टम। मेरिट सिस्टम का जो बेसिस है हमारा वो है हमारा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हम ले लें या फिर हमारा मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम ले लें या फिर आईआईटी वगैरह का एग्ज़ाम ले लें, तो इन सबको इम्पार्शियल, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ताकि हर इंसान को इक्वल चांस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना सिलेक्शन कराने की। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें कोई भी रोल या फिर कोई भी एक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी रूलिंग अथॉरिटी है सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यूपीएससी हमारी रूलिंग अथॉरिटी है। तो जो हमारा कमीशन है वो इस बात को इंश्योर करता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट कराए अच्छे तरीके से, जितने भी सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर आएँ, अपना एग्जाम दे अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और जिसके नंबर्स ज़्यादा आते हैं बाकी के कैंडिडेट से तो मेरिट सिस्टम के हिसाब से फिर उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा मेरिट सिस्टम। फिर आता है हमारा स्पॉइल सिस्टम। तो बेसिकली स्पॉइल सिस्टम क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम ऑल्दो हमारा कंट्री में प्रेवलेंट तो नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी वो प्रेवलेंट नहीं है, बट ये एक तरीके से सिस्टम था, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट के दो तरीके होते थे। पहला होता था मेरिट सिस्टम, दूसरा होता था स्पॉइल सिस्टम, ठीक है। तो स्पॉइल सिस्टम में क्या होता था कि दिस सिस्टम वर्क्स ऑपोजिट टू द मेरिट सिस्टम, कि ये जो हमारा स्पॉइल सिस्टम है, पहली बात तो ये मेरिट सिस्टम से एकदम ऑपोजिट होता था। क्यों? क्योंकि मेरिट सिस्टम में हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ पर जो हमारी रूलिंग अथॉरिटी होती है, जो कमीशन बोर्ड होता है, वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, लोगों को रिक्रूट करता है, सिलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं हमारे, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। व्हेन अ न्यू पार्टी कम्स इन पावर इट फायर्स द लास्ट एम्प्लॉयज एंड रिक्रूट द न्यू वन, कि जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो वो जो अपने पिछले एम्प्लॉयज़ थे उनको हटा देती है, उनको फायर कर देती है और अपने जो कुछ फेवरेबल लोग होते हैं उनको रिक्रूट करती है, ठीक है। ऑल्दो ये सिस्टम बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है हमारी पब्लिक के लिए, और इस सिस्टम को हम हायरिंग और फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कि पहली एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपने कुछ लोगों को अपॉइंट करती है पब्लिक ऑफिशियल्स में, और वो इसलिए ऐसा करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अगर कुछ हमारे लोग जो होंगे, जो हमारी थिंकिंग से, हमारी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, अगर वो हमारे अंडर में काम करेंगे एज पब्लिक ऑफिशियल्स, तो जिन लोगों ने हमें वोट के थ्रू चुन के यहाँ पे बिठाया है और उन लोगों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है और हमने जो उनसे कुछ भी प्रोमिस किए हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट तभी करा पाएंगे जब हमारी तरह, मतलब व्हेन द लाइक माइंडेड पीपल आर सिटिंग इन द ऑफिस, ठीक है। इफ़ आई एम रूलिंग द पार्टी एंड आई हैव द लाइक माइंडेड पीपल इन द ऑफिशियल्स, तो हम दोनों मिल करके ढंग से काम कर पाएंगे और वो प्रोमिस जो हमने पब्लिक को किए हैं वो हम अपने अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग होती है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बिकॉज पब्लिक को, पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि सिंस पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पब्लिक के वोट की वजह से वहाँ पर पहुँची है, पावर में पहुँची है गवर्न करने के लिए, और अब जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, इट इज़ एक्टिंग एज द स्पॉइल्स। स्पॉइल्स का मतलब है कि अब ये आपको मिला है पैसे कमाने के लिए या फिर चीज़ों को मतलब सर्विसेज को डिस्चार्ज ऑफ सर्विसेज देने के लिए, इस तरीके से कि हाउ यू आर गोइंग टू सर्व द पीपल, हाउ यू आर गोइंग टू स्पॉइल द सम्स इन द अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है, सो दैट यू कैन मेक यूज ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ओके। तो इस सिस्टम को हम हायरिंग एंड फायरिंग भी करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जो नई आती है वो अपने जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको रिक्रूट करती है, पुराने वाले को फायर कर देती है, बिकॉज उनको उस पर भरोसा नहीं होता है जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है इसमें पब्लिक सर्विस इज कम्प्लीटली सैक्रिफाइस्ड एंड इट्स प्लेस इज टेकन बाय द पॉलिटिकल बेनिफैक्टर्स,
कि अगर हम बात करते हैं स्पॉइल सिस्टम की, तो स्पॉइल सिस्टम बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो आपकी पब्लिक सर्विस है टोटली सैक्रिफाइस हो जाती है, और जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो किसका होता है, पॉलिटिकल बेनिफैक्टर्स का होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है थोड़ा बहुत कि हायरिंग एंड फायरिंग का, स्पॉइल सिस्टम का, ऑल्दो हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज में फॉलो तो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी है, जितने भी नीचे के पद होते हैं, तो फर्स्ट लेवल ऑफ द पोजीशन है हमारी किसी भी डिपार्टमेंट की, अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है या फिर आवेदन निकाले जाते हैं, नोटिफिकेशन दिया जाता है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पॉइल सिस्टम की बात करते हैं तो ऑल्दो तो ये इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है कि कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो ऐसा करेगी, लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो भले ही ये बात जो है मतलब इतना ऑफिशियली बाहर नहीं है, बट ऐसा ये होता है, व्हेन अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन पावर, स्पेशली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल्सो इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सेक्रेटरीज होते हैं सारे मेन डिपार्टमेंट्स के, उनको तुरंत चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जो आपके मेन सेक्रेटरी हैं, जो आपके मेन सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, और जैसे कि अभी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, और जैसे ब्रजेश मिश्रा थे एट द टाइम ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी, ही वॉज द सेक्रेटरी, और अभी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हम बात करें, ही अजीत डोभाल, फिर हमारे हसमुख अधिया हैं, वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो जितने भी मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, इनको तुरंत बदल दिया जाता है, और यही काम आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है जैसे ही कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है। ठीक है, और ट्रांसफ़र्स भी किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह के, काफ़ी रैपिड ट्रांसफ़र्स होते हैं। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो फिर आप ये चीज़ देखते होंगे कि अगर कभी मायावती जैसी पावर में आती थी तो रातों रात वो 35 से 40 डीएम का ट्रांसफ़र कर देती थी तुरंत का तुरंत। ठीक है, तो ऑल्दो वो उनको अपनी पोजीशन से हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र्स काफ़ी ज़्यादा कर दिए जाते हैं। कभी कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने लोगों के लिए या फिर अपनी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लोगों को भी करते हैं। ऑल्दो ये सब काफ़ी अनऑफिशियली होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन ये होता है। ठीक है, इवन इन इंडिया इट हैपन्स, और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जो टॉप लेवल पे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं उनके साथ ये होता है। वो उनको पोजीशन से हटाते तो नहीं है, लेकिन ना ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने जैसे फेवरेबल लोगों को वहाँ पे लेकर के ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ये जो हमारा स्पॉइल सिस्टम है ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। हम लोग मेरिट बेस पे काम करते हैं। मेरिट सिस्टम से हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है, और रिक्रूटमेंट कौन कराता है, जो अथॉरिटी है हमारी, वो है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कि हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो जो सिलेक्शन है वो हमारे कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स से होता है। कैसे, वाइड पब्लिसिटी रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स, कि सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है तो हम उसकी पब्लिसिटी करते हैं। कैसे, मीडिया के थ्रू करते हैं और न्यूज़पेपर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अब तो मीडिया काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले हमारा एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके न्यूज़पेपर आता था हर वेंसडे, तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते थे वो अपने नोटिफिकेशंस निकाल देते थे। ठीक है, कि ये आवेदन आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे कहा जाता है कि वो अप्लाई करना शुरू कर दें। अब तो सीधे वेबसाइट्स पे हर मामला ऑनलाइन हो गया है। पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस डेट पे नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन के लिए, और फिर वहाँ पे आ जाएगा एवरीबडी कम्स टू नो। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है नोटिफिकेशन निकालना और उसकी वाइड पब्लिसिटी करना, ताकि सबको पता चले कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया है एंड द कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई। ठीक है, फिर दूसरा है होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेस्टिंग द एबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। दूसरा स्टेप आता है कि जब आपने अपनी डेट बता दी है, सिलेबस बता दिया है कि आप ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, सेकेंड स्टेज आता है आपका कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि अब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगी कैंडिडेट्स की एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरा आपका स्टेप आता है सर्टिफिकेशन, अ प्रोसेस बाय विच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज सेट फॉर द अपॉइंटमेंट। और उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन हो गया, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है विद द कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड फॉर द प्रीलिम्स, दे यूज टू सिट इन द रिटन एग्जामिनेशन। फिर वो अपना रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं एंड द पीपल हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, फिर उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, वो इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद फाइनल कॉल आती है, फाइनल रिजल्ट आता है, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आता है जो कि सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जब हमारे फाइनल लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन राउंड होता है, उनका सर्टिफिकेट्स चेक किए जाते हैं,
ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन एंड एक्ट ऑफ चूजिंग फ्रॉम दी क्वालिफाइड। तो फिर सिलेक्शन होता है हमारा, जिसमें हम जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से हम चूज़ करते हैं कि किसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें देना है। फिर आता है अपॉइंटमेंट, कि जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो हमें बताती है कि हम परमानेंट बेसिस पे हैं, कि हम टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, कि प्रोविजनल हैं, कि प्रोबेशन पे हैं, ठीक है। कि जब भी हमारा पहले अपॉइंटमेंट होता है सिविल सर्विसेज में, स्पेशली जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो पहले 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्रोबेशन पीरियड इज ओवर, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो, फाइन। फिर ये प्लेसमेंट बाय पुटिंग द अपॉइंटेड पर्सन इन द राइट प्लेस, और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट आता है। पहले हमने एडवर्टीजमेंट दिया एग्जामिनेशन के लिए, फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, फिर जो लोग सिलेक्ट हुए उनका सर्टिफिकेशन प्रोसेस हुआ, फिर उनको सिलेक्ट किया, फिर उनका अपॉइंटमेंट हुआ और फिर उनको प्लेसमेंट हुआ उनकी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद उनका ओरिएंटेशन और इंडक्शन होता है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग होती है इनटू द सर्विस आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। फिर उनका ओरिएंटेशन और इंडक्शन होता है सर्विस में, और उनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे रिक्रूटमेंट के, कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो होता है। तो पहला होता है कि नोटिफिकेशन निकलता है, दूसरा एग्जाम कंडक्ट होता है, तीसरा आपका सर्टिफिकेशन होता है, चौथा फिर वो सिलेक्ट किए जाते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में से, फिर अपॉइंटमेंट होता है कि आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जा रहा है, उसके बाद फिर आपका प्लेसमेंट होता है आपकी सही जगह पे आपको देख करके, फिर ओरिएंटेशन इंडक्शन होता है और ट्रेनिंग के बाद आपको वो जॉब मिल जाती है, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज एनालाइज इन दीज टर्म्स, कि अब अगर हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो कौन कौन से टर्म से एनालाइज किया जाता है। तो पहला आता है हमारा लोकेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, कि हमारी बेसिकली जो लोकेशन है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की क्या है, कौन सी अथॉरिटी हमारी जो हमें रिक्रूट कर रही है। तो पहला हमारा होता है हमारा जो सिविल सर्विसेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो लोकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है वो है यूपीएससी, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो ये अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, और जो स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। और अगर पूरे नेशनल बेसिस पे हम बात करें तो जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये हमारे रिक्रूटमेंट अथॉरिटी हो गई। फिर है रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन वर्सेज रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट। तो जो रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन है, तो रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन के थ्रू अपने ही डिपार्टमेंट में लेना, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे, आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो बंदे पहले से काम कर रहे हैं, मानो वो कोई इंसान है और वो रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा है, तो फिर आप 5 साल के बाद या 7 साल के बाद आप उसको प्रमोशन दे देते हो और फिर वो सेक्शन ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। सो व्हेन दैट पर्सन बिकम्स अ सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम द रिव्यू ऑफिसर इन द सेम डिपार्टमेंट, उसे हम कहेंगे रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन, यानी कि आपने अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर में से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उनको प्रमोट करके दूसरी पोजीशन पे रिक्रूट कर लिया, ठीक है। दूसरा आता है आपका रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट। रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट का मतलब होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसका मतलब होता है ओपन रिक्रूटमेंट, जिसमें आप बाहर से सभी लोगों से आवेदन लेते हो, ठीक है। कि आप सबसे एप्लीकेशन देते हो कि चलो ठीक है, जितने भी लोग हैं फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स वो सभी के सभी इक्वली एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद आप उन लोगों को रिक्रूट करते हो, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट। तो रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने से इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें ये बेनिफिट होता है कि हम जितने भी लोग हैं उन सभी को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ मैन पावर होता है वो भी काफ़ी वाइड होता है, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो बेटर और यंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको मौका मिलता है काम करने का सर्विसेज में, एंड इट प्रोवाइड्स इंड्यूसमेंट टू दोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिफिकेशंस। और जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं और वो बेटर पोस्ट चाहते हैं या फिर बेटर डिपार्टमेंट चाहते हैं, तो उसके थ्रू भी वो अप्लाई करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट। रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन का मतलब है जो लोग ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाना दूसरी पोस्ट पे। और रिक्रूटमेंट फ्रॉम विदाउट का मतलब है कि आप एक ओपन कंपटीशन रखते हैं या फिर आप ओपन रिक्रूटमेंट रखते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, सभी लोगों के लिए वो ओपन होता है, और फिर उन सारे लोगों में से, इतनी बड़ी भीड़ में से, यू हैव द
चॉइस टू चूज़ दोज पर्सन हु आर बेस्ट इन द कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आपके पास एक ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरीके से जो बेस्ट लोग हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, एक्सपर्टीज़ में, उनको हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होते हैं। तो जो क्वालिफिकेशंस कौन कौन से मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया जा चुका होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है सिटीजनशिप की, कि सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक है, ये जो हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं, इन सिविल सर्विसेज में बेसिकली हम बाहर की कंट्रीज़ के लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, वी डू नॉट, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल एट ऑल फॉर द एलियन कंट्रीज, स्पेशली कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज दे आर नॉट एट ऑल अलाउड टू सिट इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो है, जो हमारे मतलब ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक ऑफिसर्स हैं, इसमें हमारा सिटीजनशिप भी एक क्वालिफिकेशन हो जाता है। फिर आप कहाँ के रहने वाले हो, डोमिसाइल रेजिडेंस हो। अगर हम स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो आपको पर्टिकुलरली अपने स्टेट पे अगर आप डोमिसाइल हो तो उसका आपको एक रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, फिर जेंडर आपका डिपेंड करता है कि आप किस जेंडर पे हो, आप मेल हो कि फीमेल हो। कई बार फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर रिजर्वेशन मिलता है। फिर एज बार एक होता है, आपको एज बार के हिसाब से रहना है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एक होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज। ठीक है, फिर अगर आपका उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या फिर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है तो एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो ये तो वो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो पब्लिक ऑफिसर्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फिर ये मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन की कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो या तो जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसे कि यूपीएससी है या यूपीपीएससी है, वो हमारा जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो डिसाइड करता है कि किस हिसाब से जो इनके क्वालिफिकेशंस हैं, ईदर दीज कैंडिडेट्स दे आर मीटिंग दी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशंस और नॉट। और हम किस बेसिस पे भी डिसाइड करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो उनकी एबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, या फिर जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके रिकॉर्ड को चेक किया जाता है और हम एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जब हम सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 3 स्टेज में होता है। पहले प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, फिर रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, जो एक तरीके के ओरल टेस्ट भी होता है और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टू डिटरमाइन योर एप्टीट्यूड एंड योर पर्सनैलिटी। ठीक है, फिर लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन, कि कौन सी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है आपकी क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो जो हमारी रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है इन इंडिया फॉर द सिविल सर्विसेज, इट इज़ यूपीएससी। तो जो यूपीएससी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने की जो मशीनरी है एग्जैक्टली वो उसके हाथ में। ठीक है, एंड नॉट ओनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज बट दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर मैटर्स, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग हो गया और उनकी सैलरी क्या होगी, उनके वर्किंग कंडीशंस और मतलब उनके वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी डिटरमाइन की जाती हैं थ्रू द यूपीएससी, क्योंकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो यूपीएससी है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो कैसे एनालाइज हुआ, ये पहले तो हमारी रिक्रूटिंग अथॉरिटी कौन सी हम ये देखेंगे। फिर रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, ओपन एग्जामिनेशन के थ्रू हो रहा है या फिर प्रमोशन के थ्रू डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस जो चाहिए पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, ईदर दे आर मीटिंग इट और नॉट। फिर है कि मेथड्स क्या है उसको डिटरमाइन करने का। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है कि जो हमारी यूपीएससी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो इन क्वालिफिकेशंस को डिटरमाइन करने की सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन इन चीज़ों के थ्रू रिक्रूट होता है। ओके, so this was all about the recruitment. See you next in the next video.